हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं सारी चीज़ें, तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हैं ये भी बता दीजिएगा। और मॉर्निंग में टॉपिक था राम मनोहर लोहिया, जिनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लासेस बीच में ही बंद करनी पड़ी थी हम लोगों को। लेकिन ये क्लास में हम लोग राम मनोहर लोहिया को अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे। ओके। गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग करिश्मा। तबीयत ठीक है करिश्मा, पहले से बेटर हो रही है। और गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग गुड्डू, गुड इवनिंग जोया सिद्दीकी। ओके, थैंक यू जोया। यस, वो आधा रुक गया था बीच में, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो रुक गया था। लेकिन हम लोग जल्दी से सारी चीज़ों को यहाँ कवर कर लेंगे। ओके। चलिए आ जाइए सभी लोग। जैसे ही सभी लोग आ जाएंगे एक बार थम्स अप दीजिएगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। तो यहाँ जो पीडीएफ आपको मिलेगी, एक चीज यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। राम मनोहर लोहिया से संबंधित है वो चीज। मैंने आपको 1934 से 1910 की जगह, सॉरी 1914 की जगह। यस यस जोया, ये सारी चीजें हो गई थी, तो पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ये बुक हो गई थी, बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लीजिएगा। जिन भी स्टूडेंटों ने मॉर्निंग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो वो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। ओके। मार्क्सवाद का खंडन कैसे किया था वो चीज़ें हम लोग सारी पढ़ चुके थे। और मार्क्सवाद का खंडन करने के लिए उन्होंने क्या किया था, दो चीज़ें याद रखिएगा। उन्होंने समाज में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के लाने के लिए हिंद मजदूर सभा एवं हिंद किसान सभा का गठन भी किया था। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मार्क्सवाद का उन्होंने जो खंडन किया था, क्यों किया था? क्योंकि मार्क्स का जो सोशलिज्म था वो यूरोप पर आधारित था, लेकिन यूरोप वाला सोशलिज्म भारत में स्थापित नहीं कर सकते थे, इस वजह से उन्होंने खंडन किया। ओके। वो आर्थिक व्यवस्थाओं पर निर्भर था, लेकिन भारत में उस समय अर्थव्यवस्था सही नहीं थी। राइट। बुक करा दिए थे, ये सारी चीजें हो चुकी थी जोया, ये सारी चीजें हो चुकी थी। अच्छा, बुक ही कराए थे, राइट। फोर्थ पिलर भी करा दिए थे। अच्छा हाँ, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे ना। ओके ओके। यस, यहाँ तक हम लोग नोट कर चुके थे, राइट। अब हम लोगों को आना था, बुक भी हम लोग देख चुके थे, है ना। फ्रेगमेंट ऑफ वर्ड, हाँ बुक पर रुक गई थी हमारी क्लास, तो नहीं कर पाए थे, राइट। चलिए, तो फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड के बारे में ये बात करते हैं, है ना। वर्ल्ड एक विश्व संसद की भी बात करते हैं ये। ओके, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसे इनके अनुसार पांचवा खम्भा कहा जाता है। ओके, फिफ्थ पिलर कहा जाता है इसे। ओके, फिफ्थ पिलर। अगला है व्हील ऑफ हिस्ट्री, विल टू पावर एंड अदर राइटिंग, वेल्टीमैन ऑफ इंडिया, पार्टीशन, इंडिया चाइना नॉर्थन फ्रंटियर, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, द कास्ट सिस्टम एंड इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर आपको एक पुस्तक से आप लोग कंफ्यूज होंगे कभी कभी, कास्ट सिस्टम एंड एक और पुस्तक है कास्ट से रिलेटेड, तो वो किस थिंकर की है ये आपको बताना है।
चलिए बताइए, एक और थिंकर की है, कास्ट इन इंडिया, किस थिंकर की पुस्तक है? उस थिंकर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कास्ट इन इंडिया। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। सर फिफ्थ पिलर किसे कहते हैं? फिफ्थ पिलर के बारे में करके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कास्ट इन इंडिया किसकी पुस्तक है? देखिए, जो है आप भूल गई आप, कास्ट इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ओके, पेरियार में मैंने कब पढ़ा दिया बुक के बारे में? और किसी को पता है? गुड्डू, कोमल, करिश्मा, अंजलि, सोनिया, किसी को भी पता नहीं है, राइट? ये अंबेडकर की है, बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है कास्ट इन इंडिया। ये आपको कंफ्यूज करेगी एग्जाम में। ओके, मैंने आपको कई बार बताया है, जो पुस्तक मैच करती हैं कुछ शब्द उनमें से, तो उन पुस्तक को आप नोट करिएगा, अपनी स्टडी टेबल के सामने उसे चिपका लीजिएगा, पेस्ट कर लीजिएगा कि ये पुस्तक किसकी है और ये पुस्तक किसकी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, बस कुछ पुस्तकें हैं, इनमें कुछ आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी, कुछ करेंगी। जैसे व्हील ऑफ हिस्ट्री और फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड, ये आपको जेएल नेहरू से प्रभावित कर सकती हैं, जेएल नेहरू से कंफ्यूज करेंगी। जवाहरलाल नेहरू को जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम वहाँ चर्चा करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है, मार्क्सवाद का इन्होंने खंडन किया है। ये समाजवाद को मानते हैं, ये चीज याद रखिए। समाजवाद का कभी विरोध नहीं किया इन्होंने, लेकिन यूरोपीय यूरोप का जो समाजवाद है उसकी इन्होंने आलोचना की है, उसका विरोध किया है। कभी भी समाजवाद का विरोध नहीं किया है, यूरोपीय समाजवाद का विरोध एवं आलोचना की है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब इन्होंने मार्क्सवाद का खंडन क्यों किया? क्योंकि मार्क्सवाद ने जो भी संघर्ष एवं भौतिकवादी जो विचार थे उनके, उस संसाधनों पर आधारित था। लोहिया ऐसा नहीं मानते थे, लोहिया सहयोग कॉपरेशन को मानते थे, लेकिन मार्क्स क्या मानते थे? जो वर्गों के बीच संघर्ष है वो भौतिकवादी विचारों पर आधारित थी, तो उन चीजों को उन्होंने खराब माना। उन्होंने समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार का समर्थन किया। ओके, तो इन्होंने समाजवाद का कभी भी विरोध नहीं किया, लेकिन यूरोपीय समाजवाद जो था मार्क्स वाला, उसकी आलोचना की है। तो यहाँ कंफ्यूजन आपको कर सकता है एनटीए कि जो समाजवाद है वो लोहिया समाजवाद के विरोधी थे, समाजवाद के विरोधी नहीं थे। कौन से समाजवाद के विरोधी थे? यूरोपीय समाजवाद के विरोधी थे। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? समाजवाद के विरोध नहीं थे, विरोध नहीं किया, लेकिन यूरोपीय समाजवाद का विरोध किया है, आलोचना की है उसकी। क्लियर है यहाँ तक? चल आगे। अब आता है पश्चिमी विचारधाराओं की आलोचना की है उन्होंने। तो पश्चिमी विचारधाराओं की आलोचना कैसे की और क्यों की, तो इसे सॉरी, इसे थोड़ा समझ लीजिएगा। अब पश्चिमी विचारधाराओं में क्या था? लोहिया ने हमेशा देश की जरूरतों के लिए स्वदेशी मॉडल विकसित किया। ठीक है, पश्चिमी विचारधाराओं में सीधा ये था कि भाई वो पश्चिम पर आधारित थी, पश्चिम के एटमॉस्फियर, वहाँ की परिस्थितियों पर आधारित थी विचारधाराएं, लेकिन वो विचारधाराएं ठीक थी वहाँ की अपेक्षा। हम लोग अपने देश में अप्लाई करेंगे, हम अपने मॉडल के अनुसार जो हमारे देश की परिस्थितियां होंगी। जैसे कि हम लोगों ने मार्क्स के समाजवाद को देखा था, तो मार्क्स का समाजवाद क्या था? पूंजीपति वर्ग एवं सरभारा वर्ग, है ना, वो आर्थिक संसाधनों एवं भौतिक दुनिया पर टिका हुआ था, लेकिन हम लोग उसको तो अप्लाई कर नहीं सकते थे, राइट?
कि हमारे यहाँ उस हिसाब से तो पूंजीवाद था ही नहीं, हमारे यहाँ तो अंग्रेजों का शासन था, उसे हमें हटाना था, तभी हमें समाजवाद लाना था। राइट। गुड इवनिंग पंकज। ये सारी चीजें थी, इसीलिए उन्होंने पश्चिमी विचारधाराओं का विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम लोग पश्चिमी जितनी विचारधाराएं उनको मानेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उन्हें हम स्वदेशी मॉडल अपने देश के अनुसार मानेंगे और चलाएंगे। इसी प्रकार उन्होंने कहा था कि समाजवाद को लाएंगे अपने देसी तरीके से लाएंगे। ओके, इसलिए वो स्वदेश की बात करते हैं। तो उन्होंने समाजवाद के विचार का समर्थन तो किया है, और लेकिन यूरोपीय समाजवाद का आलोचना की है। ओके, समाजवाद को मानते हैं, ये क्लियर याद रखिएगा, यहाँ से कंफ्यूज करेगा। लेकिन वे भारतीय समाज के लिए यूरोपीय समाजवाद की अपर्याप्तता के बारे में निश्चित थे। मतलब यूरोपीय समाजवाद को अपर्याप्त मानते थे भारत के लिए, इसलिए उन्होंने एक विचार दिया, न्यू सोशलिज्म, नव नव समाजवाद के बारे में विचार देते हैं जो भारत के लिए बेहतर है। अब नव समाजवाद क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ये समाजवाद कैसे लाया जाएगा और क्या किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। अगर किसी भी पुराने स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो नव समाजवाद क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए जवाब दीजिए, न्यू सोशलिज्म क्या है। पंकज, साथी, कोमल, आप लोग शायद पुराने स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता होगा। चलिए बताइए। 6 फंडामेंटल वो तो बताए हैं, लेकिन न्यू सोशलिज्म हम कैसे लाएंगे ये बताइए। न्यू सोशलिज्म का मतलब क्या है ये बताइए। चलिए आंसर कीजिए। किसी को नहीं है पता? कुछ भी पता हो, गलत सही कुछ भी। बस यही दिक्कत है कि पुराने स्टूडेंट है, बस रिवीजन नहीं करते हैं, और फिर बाद में आप कहेंगे कि सर ये मुझे आया नहीं। मैं ये कहूँगा कि हमने तो पढ़ाया है लेकिन आपने रिवीजन किया नहीं। तो चीज़ें रिवीजन करते रहिए पंकज, आप तो पुराने स्टूडेंट है ना। चलिए, थोड़ी डांट भी जरूरी है ना। आगे बताते हैं, महात्मा गांधी एवं समाजवाद दोनों को मिलाकर बात करते हैं। ओके, देखेंगे आगे। उन्होंने अपने आंतरिक अंतर्विरोध विरोधों के लिए मार्क्स की आलोचना की है, मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना की है, एवं गैर पश्चिमी देशों के लिए उपयुक्त विचारधारा नहीं है। मतलब जो भारत जैसे देश है गैर पश्चिमी, उनके लिए मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है ना। ये चीज याद रखिएगा। न्यू सोशलिज्म गांधी प्लस समाजवाद है, उसके बारे में आगे हमने टॉपिक दिया है तो वो हम पढ़ेंगे। ओके, अब ये बताइए मार्क्सवाद की आलोचना क्यों की है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्क्सवाद जो विचारधारा है वो पश्चिमी विचारधारा है, पश्चिम में अप्लाई की जाती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एक बार थम्स अप दीजिए, फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। ओके, चलिए आंसर कीजिए। साक्षी, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? मार्क्सवादी विचारधारा हमने पढ़ाई थी जब आपने क्लास ज्वाइन की थी। जोया, क्या करना है एक बार रिपीट। तो फिर आपको क्या पता नहीं है साक्षी?
अच्छा, न्यू समाजवाद, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, इसे अभी इतना समझ लीजिए, गांधीवाद, गांधी के सत्याग्रह को लेकर, प्लस समाजवाद, समाजवाद के वो विचार लेकर जो भारत में अप्लाई किए जा सके। ओके, बस इतना समझना है अभी। ओके ओके, तो न्यू समाजवाद क्या है इसे थोड़ा समझ लीजिएगा। मैंने आपको कई बार बताया, गांधी मार्क्स का जो समाजवाद था या अन्य थिंकरों का जो समाजवाद था वो कैसा था, वो यूरोप पर आधारित था। अब इन्होंने सिर्फ अपने समाजवाद को अलग दिखाने के लिए नव समाजवाद कह दिया। नव समाजवाद में क्या होगा कि गांधी के विचार सम्मिलित होंगे, गांधी का सत्याग्रह सम्मिलित होगा, प्लस समाजवाद होगा। समाजवाद के ऐसे विचार सम्मिलित होंगे जो भारत में अप्लाई किए जा सके। ओके, ये चीज क्लियर हुई आपको? अर्थात न्यू समाजवाद जो लाना है वो गांधीवाद के रास्ते से लाना है। ओके, अब कैसे लाना है वो हम आगे चर्चा करेंगे, वहां हमने टॉपिक दिया है न्यू समाजवाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहिया ने पूंजीवाद की सैद्धांतिक नींव पर सवाल उठाकर उसकी आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद मानव को एक भौतिक मनुष्य में बदल रहा है, मानव की आत्मा को कमजोर कर रहा है। तो उन्होंने जो पूंजीवाद की सैद्धांतिक नींव पर सवाल उठाए थे और आलोचना की थी, तो क्या की थी कि जो पूंजीवाद है अर्थात कैपिटलिज्म है, वो मानव के एक भौतिक मानव के रूप में बदल रहा है, अर्थात एक मशीन के रूप में, मटेरियल मैन के रूप में बदल रहा है कि आप काम करिए खर्च करिए, काम करिए खर्च करिए, और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा पैसा होगा। तो मानव के एक भौतिक रूप में या भौतिक मशीन के रूप में बदलना चाहता है, जिससे कि मानव की आत्मा को कमजोर करता है। लेकिन हमें जो समाजवाद लाएंगे हम गांधी के रास्ते से लाएंगे। उसमें क्या करेंगे, तो उन्होंने अपने न्यू समाजवाद के बारे में, नव सोशलिज्म के बारे में कुछ स्टेप भी बताए हैं। 6 टाइप के स्टेप बताए, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, और कैसे हमें लाना है नव समाजवाद, न्यू सोशलिज्म, उसके बारे में भी चर्चा की है। तो यहाँ तक समझ में आया? साक्षी, मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद था, यस। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार थम्स अप दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ स्टूडेंट नए आए थे क्लास में, उनको कोई डाउट नहीं है? शायद मनीषा थी, कुमार थे। देखिए, जब डाउट के लिए टाइम दिया जाए तो पूछ लीजिएगा, है ना? चलिए, ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब गांधीवादी विचारों में संशोधन किया है उन्होंने, तो गांधी के विचारों में क्या संशोधन किया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। गांधी से प्रभावित थी, और गांधी के विचारों में कुछ मैं वो किया उन्होंने संशोधन। जैसे गांधी ने कहा था कि अहिंसा का प्रयोग करेंगे, हिंसा का कभी नहीं। तो इन्होंने कहा भाई हम हिंसा का तो प्रयोग करेंगे थोड़ा बहुत, जब जरूरत होगा। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ओके, जैसे कि गांधी के विचारों को स्वीकार करते थे, लेकिन गांधी के सत्याग्रह के विचार को पुनः परिभाषित किया। सत्याग्रह के बारे में पुनः उन्होंने अपने विचार दिए, और गांधी के सत्याग्रह में थोड़ा बहुत संशोधन भी किया। उन्होंने कहा है कि सत्याग्रह जनता को आंदोलित करने और विशेष लक्ष्यों की पूर्ण करने का प्रभावी माध्यम है। मतलब जो भी लक्ष्य है उनको पूर्ण करने के लिए एक प्रभावी माध्यम है। ओके, एक मीडियम है, जिसे एक माउस मीडियम है, जिसे फुलफिल कर सके हम स्पेसिफिक गोल्स को, जो हमारे गोल्स हैं। ओके, अब उन्होंने कहा कि अगर तानाशाही एवं असंवेदनशील सरकार है तो उसके विरुद्ध हमें क्या करना चाहिए, हिंसा का समर्थन। सॉरी दोस्तों, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है लेकिन डिस्टर्ब भी है। चलिए, तो उन्होंने हिंसा का समर्थन किया, जहां गांधी जी ने हिंसा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया। गांधी ने कहा हम अहिंसा का समर्थन करते हैं, तो इसमें और उसमें दोनों में अंतर कर दिया था। राइट, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई कि गांधी का अहिंसा था और इनका हिंसा था। इन्होंने गांधी के विचारों में थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया था। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस, अभी तक तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन
क्योंकि सिलेबस भी समय पर समाप्त करना है। इस महीने बहुत छुट्टियां हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं, बीच बीच में क्लास थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रह सकती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, इसलिए उन्होंने एक नारा दिया, भोजन दो या जेल में रखो। तो या फिर गवर्नमेंट वहाँ भोजन दे या फिर जेल में रखे, तो ये इनका बहुत प्रसिद्ध नारा रहा है। और अगला पॉइंट है, लोहिया ने गांधी के ट्रस्टीशिप के विचार का भी विरोध किया है। ट्रस्टीशिप क्या है ये बताइए? गांधी के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो ट्रस्टीशिप क्या है ये बताइए। चलिए आंसर कीजिए, और जो भी आंसर नहीं करेगा सही से वो समझ लीजिएगा हम उसे बहुत पिटाई होगी उसकी, ठीक है? आंसर कीजिए, ट्रस्टीशिप क्या है? आप सभी ज्वाइन करते हैं लाइव क्लास, फिर भी आपको ये चीज पता नहीं है, तो फिर भाई मेरी और आपकी नाराजगी रहेगी कुछ, ये समझ लीजिएगा, जब तक आप लोग आंसर नहीं करेंगे। चलिए आंसर कीजिए। निर्मला, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। किसे नहीं करना चाहिए ये भी बता दीजिए। जो पूंजीपति हैं उनको हृदय परिवर्तन कर उनकी संपत्ति को, अच्छा, समाज में लाना। ओके, अपना कुछ नहीं, सब समाज का, जनता को। देखिए, जो बात गांधी ने कही थी वो तो बात अंजलि ने कही है, ठीक है, लेकिन सभी का उसी के इर्द गिर्द आंसर घूमता है, ठीक है? वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो ट्रस्टीशिप क्या था कि जो पूंजीपति है, सॉरी, जो पूंजीपति है, गांधी ने कहा उस पूंजीपति को आप समझाइए, उसका हृदय परिवर्तन कीजिए कि जो आपकी संपत्ति है आप उसे ये समझिए कि आप उसके ट्रस्टी हैं, इसके संरक्षक है, गार्जियन है, जिसे आप संरक्षण में रख रहे हैं। आप उतनी संपत्ति अपने पास रखिए जितनी की आपके बिजनेस में उपयोगी है, बाकी संपत्ति समाज की भलाई एवं कल्याण में लगाइए। ये बात कही थी उन्होंने। ओके, तो उन्होंने निजी संपत्ति के उन्मूलन का समर्थन किया है, और उन्होंने भूमि पर खेती करने वाले का अधिकार होना चाहिए। ये किसने कहा है? लोहिया ने। ओके, कि भूमि जो खेती करेगा अधिकार उसी का होना चाहिए, क्योंकि वो अपना पूरा श्रम लगाता है ना भूमि में। ओके, ये चीज याद रखिएगा। यस, वेरी गुड। चलिए, अब चौखंबा क्या है, फोर पिलर स्टेट क्या है? मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में आपको नाम लिखाए थे, लेकिन यहाँ हमने आपको डायग्राम पूरा दिखाया है। ये नाम एज इट इज याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ नाम कंफ्यूज करेंगे। ओके, तो उन्होंने कहा कि जो भी सिस्टम रहेगा समाज में वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाएगा, अर्थात विलेज गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, प्रोविजन अर्थात प्रांत सरकार, और अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चार खम्भों की बात करते हैं, और पांचवा खम्भा वो कहते हैं विश्व संसद, विश्व सरकार होगी। ओके, विश्व सरकार में इसमें सार्वभौम की बात करते हैं, विश्व परिषद, इसमें वयस्क मताधिकार होगा, मतलब वोट देने के लिए एक उम्र तय की जाएगी। ओके, क्लियर यहाँ तक? यस निर्मला, तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस, लोहिया का है फोर्थ पिलर। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है फोर्थ पिलर सिस्टम या फोर्थ पिलर किसने कहा है, या विश्व संसद परिषद के बारे में कौन कहता है, तो ये चीजें आपको याद रखना है, राम मनोहर लोहिया कहते हैं। या पांचवा खम्मा की बात कौन करता है, जिसे विश्व संसद या विश्व सरकार कहते हैं, राम मनोहर लोहिया। ओके,
अगला पॉइंट है, यहाँ एक चीज याद रखिए, ये आपको स्वामी विवेकानंद से कंफ्यूज करेगा। ओके, विश्व संसद के बारे में कौन कहता है? राम मनोहर लोहिया। ओके, आपको ये करेगा स्वामी विवेकानंद से कंफ्यूज। क्लियर है यहाँ तक? चल, अब आता है न्यू सोशलिज्म क्या है। तो न्यू सोशलिज्म 1959 1959 में दिया उन्होंने अपना विचार ये। अब नव समाजवाद क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने समाजवाद को भारत के लिए एक व्यवहार विचारधारा के रूप में स्वीकार किया कि इसे हम व्यवहार में ला सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, उन्होंने कहा कि गांधीवादी इनपुट के आलोक में अवधारणा बनाने की कोशिश की। जो समाजवाद लाएंगे हम गांधी के कुछ इनपुट से लेंगे या गांधी के कुछ विचार लेंगे और इसमें इनपुट करेंगे, तभी हम समाजवाद ला पाएंगे। हम यूरोप के समाजवाद को अपने यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो उनका उन्होंने कारण बताया कि यूरोप का जो समाजवाद है वो अर्थव्यवस्था एवं भौतिक दुनिया पर आधारित है, लेकिन भारत में ऐसी अवस्थाएं नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं ला सकते हैं। ओके, रेस्ट तो होता ही रहेगा निर्मला, लेकिन सिलेबस भी समय पर निपटाना और फिर रिवीजन भी कराना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो अगला पॉइंट है, उन्होंने कहा कि नव समाजवाद जो है भारत के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की एक व्यापक प्रणाली प्रदान करना है। 2 मिनट वेट करिए। चलिए, तो अब उन्होंने कहा समाजवाद, जो नव समाजवाद है भारत के लोगों के लिए कैसा होगा? सामाजिक, आर्थिक होगा एवं राजनीतिक जीवन के लिए व्यापक होगा। मतलब जिस नव समाजवाद की बात करते हैं वो सभी क्षेत्रों में होगा, ये कहते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के विचार लेके ये उनका नव समाजवाद का पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता है। ओके, तो उन्होंने सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन भी किया और समाज के विचार से जोड़ने की कोशिश की। तो महात्मा गांधी का सत्याग्रह क्या था इसके बारे में आप लोगों को बताना है। चलिए, सत्याग्रह क्या है महात्मा गांधी का? आंसर कीजिए। यस, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए, ओके, ट्राई करते हैं आज जो है। ओके, ओके, वेरी गुड। सत्याग्रह क्या है आप लोगों को पता है ना? आप लोग सब जानते हैं, लेकिन क्या है, भूल जाते हैं ना बीच बीच में। तो थोड़ी बहुत डांट भी जरूरी है। डांट से क्या होता है, चीजें आपको याद आ जाती हैं, आ जाती है ना? तो कभी भी बुरा मत मानिएगा अगर डांट हम थोड़ा भी देते हैं, तो बुरा मत मानिएगा। ओके, चल, अब आता है उनका जो सत्याग्रह होगा वो किस पर आधारित होता है। उन्होंने बताया है, सॉरी, न्यू सोशलिज्म क्या है, उन्होंने बताया कि न्यू सोशलिज्म किस पर आधारित है। ओके, तो यहाँ चीजें याद रखिएगा। ये वो है, छोटी मशीन प्रौद्योगिकी और अंत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण के विचार में निहित है। एक आर्थिक प्रणाली का प्रचार करते हैं। जैसे कि गांधी जी क्या कहते हैं, चरखा विधि पर बात करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है हम मशीनें उपयोग करेंगे, छोटी छोटी मशीनें उपयोग करेंगे, बड़ी बड़ी तो इन्होंने, महात्मा गांधी कभी भी मशीन का उपयोग, मशीन का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन लोहिया छोटी मशीन प्रौद्योगिकी एवं बड़ी मशीन दोनों का भी प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि हमें जरूरी है दोनों मशीनों का लाना। ओके, ये चीज क्लियर आपकी?
एक चीज यहाँ लिख लीजिएगा, उन्होंने जो एक उनकी पुस्तक है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद बताई हुई, यहाँ तो नहीं है, चलिए हम लास्ट में लिखवाते हैं आपको। ओके, मुझे याद आ गया, लेकिन पुस्तक मैं आपको लास्ट में लिखवा दूंगा। एक बार आप लोग हमें थोड़ा याद दिला देना कि सर लास्ट में एक पुस्तक लगानी है। चलिए, उन्होंने छोटी मशीनों का भी उपयोग किया। गांधी जी चरखा विधि का उपयोग करते थे। ओके, याद रखिएगा, मशीनों का भी उपयोग करते थे लेकिन लोगों की ज्यादा फायदा होने में। ओके, तो इन्होंने लेकिन बड़ी मशीनों का उपयोग नहीं करते थे गांधी। इन्होंने छोटी मशीन एवं बड़ी मशीन दोनों का उपयोग किया है और बात कही है कि भाई दोनों आवश्यक है समय के साथ। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइज सोशलिस्ट विचारक हैं ये। और सहकारी श्रम अर्थात कोऑपरेटिव लेबर, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। छोटी मशीन, ग्राम सरकार, गवर्नमेंट, विलेज विलेज गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग अर्थात विकेंद्रीकरण, गांव स्तर, जिला स्तर, प्रांत स्तर एवं केंद्र स्तर पर योजनाएं होनी चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये चीजें क्लियर हुई हैं आपको? तो अब आपको अगर कोई भी कभी भी पूछ ले कि न्यू सोशलिज्म क्या है, तो सिंपल सा याद रखिए, न्यू सोशलिज्म क्या है? समाजवाद प्लस, इसे बाद कर लेना है, शॉर्ट में समझ लेते हैं आप लोग की नहीं है ना, समाजवाद प्लस गांधीवाद। गांधी का क्या होना चाहिए? सत्याग्रह। ये इनका न्यू सोशलिज्म है। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। अगर कोई भी पूछे कि नव सोशलिज्म क्या है, समाजवाद प्लस गांधीवाद ही बराबर न्यू सोशलिज्म है। ओके, न्यू सोशलिज्म को लाने कैसा है? गांधी के रास्ते से लाना है। तो गांधी ने अपने रास्ते बताए, सत्याग्रह है ना, अहिंसा, हिंसा, ये सारी चीजों से हमें नव सोशलिज्म लाना है, ये इन्होंने माना है। ओके, यस यस करिश्मा, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, कोऑपरेटिव लेबर, इन सारे माध्यमों से हमें नव सोशलिज्म लाना है। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हुई? यस यस, विकेंद्रीकरण की बात करते थे गांधी जी। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये ये हिंसा की बात करते हैं, ये चीज याद रखना है। अगर गवर्नमेंट सोई हुई है तो हम हिंसा कर सकते हैं। ओके, चलो, अब उनके आते हैं नव सोशलिज्म के 6 मौलिक तत्व, जो आपके 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ न्यू सोशलिज्म के बारे में ये बात करते हैं। तो इगैलिटेरियन स्टैंडर्ड्स इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक एंड एक्सपेंडिचर अर्थात आय और व्यय के क्षेत्र में समतावादी मानक। समतावादी मानक आप लोग समझते हैं ना, मैंने आपको बताया था, इक्विटी। ओके, ओके, कोई बात नहीं है पूजा, तो रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। ओके, समझिएगा चीज़ों को और जल्दी से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में हमने कई छुट्टियां भी रखी हैं, तो उसमें आई होप आप सभी लोगों ने जो भी छूटा हुआ होगा वो कवर कर लिया होगा। और मॉर्निंग की क्लास कल नहीं होगी, तो जो भी कवर करना है आपको कर लीजिएगा। ओके, समझ लीजिएगा सारी चीज़ें, इसलिए बीच में हम थोड़ा थोड़ा एक एक क्लास रख रहे हैं। कुछ मेरी भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हम, लेकिन उतना हम आपको सिलेबस करा रहे हैं ताकि आपका रोज में एक रूटीन चेंज ना हो पाए। ओके, कोशिश करिएगा पूजा नेटवर्क का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आय और व्यय के क्षेत्र में समतावादी मानक को तय करना है इनका नव सोशलिज्म। बढ़ती आय, परस्पर निर्भरता, जो आय बढ़े, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, मतलब बढ़ती आय, परस्पर निर्भरता, जो आय बढ़ रही है आपकी उस पर निर्भरता, अर्थात कुटीर उद्योग के बारे में बात करते हैं। ओके, ओके, याद रखिए।
अगला वयस्क मताधिकार पर आधारित विश्व संसद संसद प्रणाली। ओके, एडल्ट फ्रेंचाइजीज। और अगला है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में निजी जीवन का अधिकार शामिल करना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक समन्वय अवज्ञा की गांधीवादी तकनीक होना चाहिए, आम आदमी की गरिमा एवं अधिकार। ये 6 प्रिंसिपल कोर फंडामेंटल एलिमेंट्स या तत्व नहीं कह सकते हैं हम, तत्व हैं, है ना, या मान लीजिएगा 6 कोर थीम है इनकी नव सोशलिज्म की। ये चीजें आपको याद रखनी। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनका सप्त क्रांति। अब आपको यहाँ बताना है, ये 7 रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ओके, और एक होता है टोटल रेवोल्यूशन। 7 रेवोल्यूशन एंड टोटल रेवोल्यूशन। तो टोटल रेवोल्यूशन की बात कौन करता है, संपूर्ण क्रांति की बात कौन करता है? चलिए आंसर कीजिए सभी लोग, संपूर्ण क्रांति की बात कौन करता है? यहाँ से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, ये चीज याद रख लीजिए। तीन लोगों का आंसर आया है, और लोग? क्लियर होना चाहिए आंसर। चलिए, ओके, जेपी नारायण, वेरी गुड। तो जेपी नारायण ने कहा है 7 संपूर्ण क्रांति के बारे में। और संपूर्ण क्रांति कैसे कैसे लाएंगे, सातों क्रांतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम भी याद होने चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब इनकी हम लोग सप्त क्रांति की अवधारणा को देख लेते हैं थोड़ा। 7 क्रांति ये कौन कौन कहते हैं उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि पुरुष एवं स्त्री में समानता के लिए क्रांति, मतलब मेल एंड फीमेल किसी भी प्रकार का जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, उसके समानता के लिए एक क्रांति होनी चाहिए। अगला है चमड़े के आधार पर रंग या राजकीय, आर्थिक एवं दिमागी असमानता के विरुद्ध, कि हम लोग कोई विकलांग व्यक्ति है उसकी असमानता के लिए विरुद्ध भी हम लोग क्रांति कर सकते हैं, मतलब सभी को समानता के रूप में देखना चाहिए। ओके, अगला है संस्कारगत जनजात जाति प्रथा या प्रथा के खिलाफ एवं विशेष अवसर के लिए क्रांति। विशेष अवसर मतलब जैसे राजा, है ना, कि हमको एक विशेष उपाधि, तो उन्होंने कहा है कि विशेष उपाधि के लिए हम लोग क्रांति करेंगे, एक सामान्य सभी लोग। अगर विशेष उपाधि रहेगी तो समाज में एक भेदभाव होगा, जिससे कि कभी भी समाज ग्रोथ नहीं कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी गुलामी के खिलाफ क्रांति, स्वतंत्र एवं विश्व लोकतंत्र के लिए हम लोग क्रांति करेंगे। निजी पूंजी की विषमता के खिलाफ, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी जो विषमता रहेगी समाज में, उसके खिलाफ हम लोग आर्थिक समानता को लाने के लिए क्रांति करेंगे। एवं योजना के मध्य या योजना के माध्यम से हम लोग पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति करेंगे, अर्थात कोऑपरेशन लाने के लिए, या एक प्लानिंग को, या प्लानिंग के माध्यम से हम लोग कई सारी चीजें लाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला बताया है उन्होंने, निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ व लोकतंत्र पद्धति के लिए क्रांति होगा। मतलब जो आपके प्राइवेट लाइफ में है ना, अन्याय अन्याय के लिए, हस्तक्षेप के लिए आप लोग क्रांति कर सकते हैं, है ना। और लोकतंत्र की पद्धति के लिए, जैसे मान के चलिए लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के लिए सुना जाता है, जनता सर्वोपरि होती है। अगर जनता का ही शोषण होने लगे तो उसके खिलाफ हम क्रांति कर सकते हैं, हिंसा भी कर सकते हैं, राइट। और अस्त्र शस्त्र के खिलाफ सत्याग्रह के लिए क्रांति। ये सारी चीजें आपको, ये क्रांतियां आपको याद रखनी है। ओके, यहाँ से असेसन रीजन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है भाई?
जल्दी से एक बार थम्स अप दीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी हम लोग समझेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन रेवोल्यूशन, ये इंग्लिश में है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। अब आता है उनका सांप्रदायिक समाप्ति के लिए 5 सुधार। मतलब जो धर्म है उसके लिए हम लोग सुधार के लिए बात करते हैं। तो उन्होंने कहा हृदय परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ हार्ट, इतिहास की सही व्याख्या होनी चाहिए, राजनीति में सुधार होना चाहिए। कि राजनीति में सुधार कैसा, अल्पसंख्यक के लिए किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इतिहास की सही व्याख्या की जानी चाहिए, ये नहीं कि इतिहास को अपनी मनगढ़ंत कहानियों से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। अगला है भाषा संबंधी उदार नीति, तो सभी की भाषा का सम्मान करना चाहिए, तभी हम लोग एक समाज को अच्छा करेंगे। धार्मिक प्रयास, धार्मिक को चेंज करने के लिए, धर्म को अच्छे से अच्छे प्रमोट करने के लिए, धर्म में या धर्म के प्रति जो धर्म हर धर्म में कहा गया है उसके बारे में सही व्याख्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आजकल धार्मिक दंगे क्यों होते हैं? जो असली धार्मिक है उसके कभी भी धर्म में लड़ाई नहीं सिखाई जाती, कोई भी धर्म है। ठीक है। लेकिन कुछ तीसरा व्यक्ति जो आता है, जैसे हाँ मान लीजिएगा कोई दो मित्र हो, जब उनकी मित्रता टूटती है वो कहीं ना कहीं कैसे टूटती है, कोई तीसरा व्यक्ति उसमें एंट्री करता है। ऐसा ही हर धर्म में है, जब कोई तीसरी व्यक्ति उसमें आता है और वो धर्म के प्रति अलग अलग प्रचार करता है तो लड़ाई होती है। राइट। तो ये चीजें उन्होंने बताया, 5 रिफॉर्म बताए कि सांप्रदायिकता को कैसे समाप्त करना चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब अगले आते हैं तो कुछ कोर्स हैं इंपॉर्टेंट, तो ये कोर्स आप लोग याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उन्होंने बताया है कि बिना रचनात्मक कार्य के सत्याग्रह बिना क्रिया के वाक्य के समान है। बिना किसी भी प्रकार की एक रचना, अर्थात एक कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है, बिना किसी रचनात्मक कार्य के लिए सत्याग्रह क्या है? बिना क्रिया के वाक्य। जब वाक्य होता है तो उसमें एक क्रिया होती है, एक्शन होता है वर्ब होती है। वैसा ही उन्होंने कहा जब वाक्य में किसी प्रकार की वर्क ना हो तो वो वाक्य नहीं होगा। राइट। तो उन्होंने कहा ऐसा ही सत्याग्रह वो नहीं है जिसमें रचनात्मक कार्य ना किए जाए। ओके। अगला पॉइंट है, आइए हम हिंदी को उसके मूल गौरव में पुनर्स्थापित करने के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा अगर हम लोग भाषा को एक ओरिजिनल ग्लोरी मानेंगे, ठीक है, एक गौरव मानेंगे, तो वो अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि हम सबको आपस में वो जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। ओके। अगला पॉइंट है, मार्क्सवाद एशिया के खिलाफ यूरोप की आखिरी हथियार है। तो उन्होंने ये बताया कि मार्क्सवाद एशिया के खिलाफ आखिरी यूरोप का मतलब यूरोप का आखिरी हथियार था, तो भारत में अप्लाई किया जा रहा था। ओके, इसलिए उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना की है। अगला पॉइंट है लाइव अर्थात जिंदा समुदाय, यहाँ जिंदा कर लीजिएगा। जिंदा समुदाय 5 साल का इंतजार नहीं करता है। अगर सरकार आपका दमन कर रही है तो आपको तुरंत क्रांति करना चाहिए, हिंसा करना चाहिए। आप 5 साल का इंतजार नहीं कर सकते कि दूसरी गवर्नमेंट आई हम चुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। चल, ये रहा उनका एक पहला क्वेश्चन, ये आपको बताना है। लोहिया की 7 प्रकार की असमानता एवं अन्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अर्थात 7 प्रकार की असमानता अन्याय, सप्त क्रांति की बात करते हैं तो आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए। लेकिन नीचे आपको शायद दिख रहा होगा रेड में हाईलाइट है, तो ये चारों सही है। ओके। पुरुष महिला के बीच असमानता, राजनीतिक धातुओं में असमानता, विदेशी दास्ता एवं पूरी दुनिया में स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक शासन के लिए निजी जीवन पर अतिक्रमण, ये सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी होने के बावजूद राज्य के उन्मूलन के खिलाफ थे। वह प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कट्टर समर्थक थी। तो दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ओके। जब एक्सप्लेन को देखना है दोनों के बीच तो भाई का आंसर ढूंढिएगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाती है। अब पढ़िएगा ध्यान से, अगर क्वेश्चन आपको पढ़ना पढ़िए कि राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी होने के बावजूद राज्य के उन्मूलन के खिलाफ थे। क्योंकि भाई का आंसर ढूंढा, क्यों? वह प्रशासनिक एवं राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के कट्टर समर्थक थे। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहिया ने स्वतंत्रता को 2 भागों में विभाजित किया है। सही है। लोहिया के अनुसार 2 प्रकार की स्वतंत्रता अमूर्त एवं मूर्त है। ये बिल्कुल गलत है। ओके। तो इनकी अब आपको 2 स्वतंत्रता के बारे में बात करनी है, कौन कौन सी 2 स्वतंत्रता ही
बात करते हैं। ओके, अगला है राम मनोहर लोहिया के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यस यस, तो वे दंडात्मक भौतिकवाद के समर्थक हैं। दो कथन सही है। उन्होंने 1955 में नव सोशलिज्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? बिल्कुल नहीं किया। शब्द क्रांति की अवधारणा दी थी। तो तीसरा इनमें से कौन सा है? जैसे ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब दो बचते हैं, अगर तीसरा आपको पता है। ठीक है, उन्होंने स्थायी सपना विज्ञा का अभ्यास नहीं किया है? तो ये किया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? नहीं किया, ये तो गलत हो जाएगा। किया है, तो चौथा भी ये गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा बचता है। वो द्वंदात्मक भौतिकवाद के समर्थक थे। ओके, स्वतंत्रता के बारे में आपको खोज के लाना है, होमवर्क है ये आपके लिए। कल मॉर्निंग वाली क्लास तो होगी नहीं, तो मॉर्निंग में आराम से खोजिएगा। सिर्फ कल इवनिंग वाली क्लास होगी। ओके, यस, पहले से ही आंसर मेंशन है। जब मैंने पीपीटी बनाई तो उनको हाईलाइट कर दिया था, लेकिन हाईलाइट के बाद मैं भूल चुका हूँ हाईलाइट ना करना था। ओके, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब आपके लिए एक पुस्तक के बारे में मुझे कहना था, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए गुड्डू, कल शाम तक सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी। ओके, थर्ड यूनिट की सारी हो जाएंगी, थर्ड यूनिट के जितने भी टॉपिक है सारे हो जाएंगे। ओके, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए एक पुस्तक है, लिखिएगा, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। इस पुस्तक में उन्होंने जो 4 पिलर वाला सिद्धांत है उनका, ये दिया था। चौखम्मा सिद्धांत इसमें उन्होंने दिया है। ओके, याद रखिए। क्लियर है यहाँ तक? ये आपके लिए एक अलग से क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लिया? ऐसे हटाएं, इसका ईयर नहीं है। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, उन्होंने कुछ चीजें की हैं कि जैसे कि सामाजिक परिवर्तन पद्धति। ओके, सोशल रिफॉर्म मेथड में वो बात करते हैं। तो उसमें वो संघर्ष के 3 टाइप बताते हैं, स्ट्रगल के 3 प्रकार बताते हैं। और 3 प्रकार कौन से हैं, ये चीज नोट कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही रहेंगे। फावड़ा, फावड़ा, मत तथा जेल, ये 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं। अब फावड़ा का अर्थ होता है कर्मशीलता, और मत का विचार होता है जनतंत्र। ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ओके, पुस्तक जोया। मत द्वारा जनतंत्र, और जेल होता है बुराई। इनके बारे में ये चर्चा करते हैं। इसमें बस इतना ही याद रखना है। ओके, मतलब सामाजिक परिवर्तन के लिए जो अहिंसात्मक संसाधनों का गांधीवादी जो तकनीकों को चुना था, उनके बारे में ये बात करते हैं। तो उनका मानना ये था कि व्यक्ति व समुदाय को सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर अनैतिक कानूनों को बदलने हेतु संघर्ष करने की या संघर्ष करने का अधिकार है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही ये बात करते हैं सामाजिक या समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो समाज में अर्थ जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में क्या कहते हैं कि लोगों को समय समय पर थोड़ा बहुत अन्न बांटो आंदोलन चलाना चाहिए, जो गरीब हो उनको थोड़ा ऊपर लाना चाहिए, है ना। और चीज़ों पर नियंत्रण, जो चीज़ें बढ़ रही हैं विकेंद्रीकरण में लोगों का सहयोग, मतलब कोई भी उत्पादन है, जैसे मान लीजिएगा उत्पादन बनाया, जैसे मान लीजिए एक 5 रुपए का बिस्किट बनाया, ठीक है, किसी भी कंपनी ने, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 1.5 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए 10 है,
10 रुपए की कोई वस्तु बनाई जाती है, उसका 1.5 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब एक कितना हुआ 5 और 1.5 ढाई। ओके, तो इसका जो मूल्य होगा 17.5 रुपए होना चाहिए, बस। 17.5 से 20 भी नहीं होना चाहिए। 17.5 में अपनी कंपनी अपना खर्चा चलाएगी और अपनी लेबर को देगी। तो ये चीजें उन्होंने कही है सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में, तभी हम एक समाज को अच्छे से चला सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ऐसा ही वो कृषि क्षेत्र में कहते हैं कि क्रांतिकारी लानी चाहिए एवं क्रांतिकारी परिवर्तन सिंचाई के लिए सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए, है ना। भू अन्य सेवा का निर्माण करना चाहिए। ये सारी चीजें इन्होंने कही हैं। ओके, एक ये समाजवादी है। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। ये एक समाजवादी है, समाजवादी है। तो समाजवाद का ये कभी विरोध नहीं किए है, याद रखिएगा। ये किसका विरोध किए हैं? यूरोपीय समाजवाद की आलोचना की है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? साक्षी, खाना दो या फिर जेल में रखो, दो ये विचार था इनका। ओके, भोजन दो या खाना दो या जेल में रखो, ये उन्होंने गांधीवादी विचारों में संशोधन किया था। ओके, वो तानाशाही एवं असंवेदनशील सरकार के विरुद्ध में ये उन्होंने नारा दिया था, है ना। घेराव करने का समर्थन किया था कि सरकार का हमें घेराव करना चाहिए, और गांधी इसके समर्थक नहीं थे। तो गांधी के विचारों में ये संशोधन किया था कि हमें सरकार का घेराव करना चाहिए। ओके, क्लियर? यस। तो अब आप में से किसी भी स्टूडेंट का अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, नहीं तो हम लोग इवनिंग 8 PM मिलेंगे कल। ओके, मॉर्निंग वाली क्लास नहीं होगी। मॉर्निंग में सारा रिवीजन करिएगा। ओके, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। और अभी तक जितनी भी क्लासों में आपको मेरे स्वास्थ्य से डिस्टर्ब हुआ हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूँगा, लेकिन मजबूरी ये है कि हमें सिलेबस समय से ख़त्म करवाना है, इसलिए हम लोग क्लास कर रहे हैं। ओके, जो भी अगर आपकी क्लास डिस्टर्ब हुई हो तो आपके लिए डाउट सेशन ऑलरेडी खुला हुआ है, और आपके पास हमारा नंबर भी है, तो उस पर भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, चल, ओके, बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो हो सकता है थोड़े बहुत हेल्थ हेल्थ इश्यूज आपको हों। मेरे ख्याल से ना होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एकदम ख्याल रखिएगा अपना, क्योंकि अगर आप लोगों की पढ़ाई बीच में छूटती है तो दिसंबर वाला एग्जाम ये मान लीजिएगा बहुत डिस्टर्ब करेगा फिर आपको, है ना। थैंक यू करिश्मा। ओके ओके, थैंक यू फॉर सपोर्ट ऑल स्टूडेंट। तो आप लोग यही चीज़ याद रखिएगा, है ना। तो आप लोगों को अपना ख्याल रखना है, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है और हम लोग भी जल्दी जल्दी से सिलेबस समाप्त करेंगे। अब क्लासें जैसे ही मेरा स्वास्थ्य और अच्छा होगा, जैसे हम पहले थे वैसे हो जाएंगे, तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी समाप्त करा देंगे और रिवीजन करेंगे, बहुत ज़्यादा रिवीजन करेंगे इस बार। ओके, और एक चीज याद रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप कहते हैं सर पहली बार में जेआरएफ चाहिए, तो पहली बार में आपको जेआरएफ होगा, ठीक है। वो कैसे होगा ये चीज समझ लीजिएगा। आपको ये नहीं, देखिए, पेपर सेकेंड के भरोसे मत रहिए कि पॉलिटिकल साइंस में हम अकेला अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो हमारा जेआरएफ होगा, तो मैं इसके लिए साफ मना कर दूंगा कि कभी ऐसे जेआरएफ नहीं होगा। पेपर फर्स्ट पर भी आपको ध्यान देना होगा। ओके, पेपर फर्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके जेआरएफ करने के लिए, बहुत आवश्यक है वो। पेपर फर्स्ट में कम से कम आपको 40+ तो नंबर लाने ही है। ओके, ये चीज आप लोग याद रखिए। 40+, सॉरी, 40+ क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। ओके, चलिए। अच्छा, मुनिया आप आई, आप न्यू स्टूडेंट है ना, आज ही क्लास ज्वाइन की है?
ये पहले भी की थी आपने? अगर जो भी न्यू स्टूडेंट है, लेकिन देखिए पिछली क्लासेस जो है रिकॉर्डेड है, उनको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लाइव कर चुके हैं, तो अब वो रिकॉर्डेड ही मिलेंगी आपको, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा जितने जल्दी हो सके, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, यस, सेकेंड में अगर आपके 70 भी 75 भी क्वेश्चन है तो हो जाता है। देखिए करिश्मा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सेकंड पेपर की कोई इम्पोर्टेंट यूनिट है तो बिल्कुल आप इस पर भरोसा मत करिएगा। मैं क्या, अगर कोई भी कहे कि सेकंड पेपर की ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एनटीए ऐसी कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, ठीक है। जिस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता देता हूँ क्लास में, ठीक है, क्योंकि उससे पूछे जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, एनटीए तो कहता है कि फर्स्ट हर टॉपिक से हम लोग 10-10 क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, क्योंकि टोटल 10 यूनिट है, 100 क्वेश्चन बनाने हैं उनको, 10-10 पूछेंगे। तो ऐसा वो लोग कभी भी नहीं करते हैं। कभी किसी यूनिट से 11-12, तो किसी से 13-14 बना देते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, हर यूनिट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ओके, जितने भी यूनिट पढ़ाए जाए उनको पढ़िएगा अच्छे से। मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको तो पढ़ के ही जाइएगा। जैसे राम मनोहर लोहिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो हमने आपको बताया था पॉलिटिकल पार्टी में, और कौन कौन सी पार्टी बताई हैं, बनाई है इन्होंने, और किन किन में शामिल हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट याद करनी है इनकी। ओके, चल, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। अब हम लोग मिलेंगे आपको कल शाम को 8 PM, ओके। इसमें टॉपिक हम आपको शेड्यूल कर देंगे। हो सकता है शाम के 1.5 घंटे की क्लास हो, उसमें हम लोगों के जो भी टॉपिक रह गए हैं, जैसे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, है ना, और आपके मोहम्मद इकबाल, ये सारे टॉपिक, 3 टॉपिक रह गए हैं ना, ये तीनों को हम लोग कल कोशिश करेंगे निपटा देंगे। 30-30 मिनट में सारे टॉपिक निपटाएंगे। और कल याद रखिएगा एकदम एक्टिव होके आइएगा, ताकि टॉपिक समझने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। कल ये है कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, और ये जो सितंबर माह चलेगा, ठीक है, तो इसमें हम लोगों का टारगेट है 2 यूनिट ख़त्म करना है, यूनिट नंबर 4 और 5। ओके, ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। एक कंपैरेटिव रहेगा और एक इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा। ओके, चलो, ओके, बाय, गुड नाइट, और थैंक यू अगेन फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। चलो, ओके, बाय।